हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभा सागर, घर। तो जो विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण होता है उसमें बालक के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एक ऐसी संस्था है जिसके अंतर्गत सभी एक्टिविटी आ जाती हैं। जैसे कि विद्यालय में खेल विधि द्वारा सिखाया जाता है, तमाम तरीके की तकनीकों उपागमों का प्रयोग करके बच्चों को सिखाया जाता है। और विद्यालय में बहुत सारे समुदाय, संस्कृति, धर्म के बच्चे आते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखते हैं, जिससे कि बालक का संज्ञानात्मक विकास बेहतर तरीके से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव का विकास होता है बेसिकली हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है, यानी मानव के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का योगदान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो जो एक गिफ्टेड चाइल्ड होता है यानी बुद्धिमान बच्चा होता है, वो बेसिकली प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, और साथ साथ मूर्त चिंतन की भी, मूर्त रूप से सोचने की भी क्षमता रखता है, और अपने आप को नए परिवेश में बेहतर तरीके से समायोजित भी कर लेता है। बट वो लंबे निबंधों और बहुत जल्दी रटने की क्षमता नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा बुद्धिमान बच्चे की विशेषता नहीं है, यानी कि कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? प्याजे, पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर। तो जो प्याजे थे उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट यानी नन्हे वैज्ञानिक कहा है, और उनका कहना था कि जो बच्चे होते हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, यानी अपने ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्याजे। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। तो जो हमारा परिवार होता है उसमें बेसिकली ना ही कोई सीखने का निश्चित समय होता है और ना ही कोई निश्चित स्थान होता है, हम कभी भी किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। तो परिवार जो है वो एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो जो हमारी अवधारणाएं यानी जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में बनते हैं, यानी जो हमारी अवधारणाओं का विकास होता है वो हमारे बौद्धिक विकास का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो जो शिक्षण की खेल विधि है वो बेसिकली वृद्धि एवं विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो जो बाल्यावस्था होती है उसकी अवधि 2 से 12 वर्ष तक की होती है। उसके अंतर्गत पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड आ जाते हैं। जो अर्ली चाइल्डहुड है यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, इसकी जो अवधि होती है वो होती है 2 से 6 वर्ष तक, और जो लेटर चाइल्डहुड है उत्तर बाल्यावस्था, उसकी जो अवधि होती है वो होती है 6 से 12 वर्ष तक। तो इसमें पूछा है पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड की जो विशेषता होती है वो होती है दल या समूह में रहने की अवस्था भी इसको कहा जाता है, और अनुकरण करने की अवस्था भी इसी को कहा जाता है, और प्रश्न करने की भी अवस्था इसी को कहा जाता है। बट खेलने की अवस्था इसको नहीं कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है
कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों ही पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है, बट खेलने की अवस्था इसको नहीं कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चे को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चे को शामिल करेंगे, बच्चे को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो सीटेट के एग्ज़ाम में बेसिकली वो ऑप्शन सबसे बेस्ट माना जाता है जिसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बच्चे को स्वयं गतिविधि करने के लिए कहेंगे, तो जिसमें बच्चा स्वयं करके सीखे वो ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता चल लगता है, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो जो मूल्यांकन होता है बेसिकली वो इसीलिए किया जाता है कि जो बच्चे के सीखने का स्तर है उसका पता लगाया जा सके, साथ ही ये भी पता चले कि बच्चे के सीखने में कहाँ पे कमी रह गई है और कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परामर्श का उद्देश्य है बच्चे को समझना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, उपयुक्त सभी। तो जो परामर्श है उसका उद्देश्य होता है कि बच्चे को अच्छी तरीके से समझ सके और बच्चे के सीखने में कहाँ पे कमी रह गई है उसके कारण का हम पता लगाएं और बच्चे को समायोजन में हम सहायता प्रदान करें, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया गया है। तो जो बच्चे होते हैं वो अपने ज्ञान का सृजन यानी अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसा कि प्याजे ने भी कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो जो बच्चों में नैतिकता की स्थापना का सर्वोत्तम मार्ग है वो है शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। तो जो एक शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं उनके बीच में जो संबंध होता है वो स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, यानी ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में इन जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी प्रकार के संबंध उसके मध्य होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, तटस्थता की भावना को। तो जो एक अच्छा अध्यापक होता है वो विद्यार्थियों के मध्य में सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक होते हैं उनकी बेसिकली यही विशेषता होती है कि उनका अपने संवेगों पर नियंत्रण हो। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि वह संवेगात्मक रूप से संतुलित हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास करना। तो जो शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो होता है बालक का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि,
प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो जो 90 से 110 के मध्य में जो बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य बुद्धि लब्धि होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो जो व्यापक मूल्यांकन की शब्दावली होती है वो होती है शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान भटका देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का उत्तर बाद में सही तरीके से समझ कर देना चाहिए। तो है फ्रेंड्स, ये थे आज के सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।